कितना अच्छा प्रबंधन कर रही है, यह जानने के लिए राजकोषीय घाटा सबसे उत्तम तरीका होता है कि उसका प्रबंधन क्या है। आपके सामने इसके ऊपर भी बड़ी टिप्पणियां विपक्ष कर रहा है। कहा जी इनका प्रबंधन ही नहीं ठीक है। कहा जिनके समय के अंदर राजकोषीय घाटे की स्थिति लचर पचर थी, वो बाहर बैठकर सुझाव दे दिया, कहा कोई प्रबंधन ठीक नहीं है। कहा भाई तुम अपने समय में तो देख लो क्या प्रबंधन था। मैं बताना चाहूंगा वर्ष 2024-25 में राज्य का राजकोषीय घाटा तत्कालीन जीडीपी का 2.83% रहा, जबकि 2014-15 में यह 2.88% था। 2.88% था। हमें यह भी ध्यान रखने की जरूरत है कि FRBM एक्ट के अनुसार उस समय भी राजकोषीय घाटे की ऊपरी सीमा 3% थी कि 3% से ऊपर आप राजकोषीय घाटा नहीं कर सकते। और आज भी 3% है। इनके समय में भी 3% थी, आज भी वही है कि वो बड़ी नहीं है, आज भी 3% ही है। राजकोषीय घाटा उस समय 0.05% अधिक था। इनके समय में 0.05% अधिक था। हमारे कुशल वित्तीय प्रबंधन का यह पहला परिचायक है। मित्रों, 16वें वित्त आयोग 2026 से 31 की सिफारिशों के अनुसार हरियाणा को केंद्रीय करों में जो हिस्सेदारी है वो 1.093% से बढ़कर के 1.361 हो गई है। 1.361% हो गई है, जो 15वें वित्त आयोग की तुलना में 24.52% की ऐतिहासिक वृद्धि को दर्शाता है। 24.52% की ऐतिहासिक वृद्धि को। यह वृद्धि अब तक के इतिहास में यह सबसे बड़ी वृद्धि है, अब तक के इतिहास में। इसके लिए मैं देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, उनका आभार भी व्यक्त करता हूं कि उनके कुशल नेतृत्व के अंदर और हमारी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी और हमारे वित्त आयोग के चेयरमैन डॉक्टर अरविंद पनगड़िया जी पिछले दिनों आए थे, आप बुलाए थे, आप लोग आए थे उसके अंदर, उनको मैं विशेष तौर से मैं धन्यवाद करता हूं कि आप सभी व हरियाणा की जनता को भी मैं आज बधाई देता हूं। और मैं ये बताना भी चाहूंगा कि 12वें वित्त आयोग जो ये कह रहे हैं ना कि आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है, ये उनके प्रबंधन की बात कर रहा हूं मैं। उनके समय के अंदर क्या स्थिति थी आर्थिक प्रबंधन की। 12वें वित्त आयोग 2005 से 10 में यह हिस्सा 1.075% था। ये 12वें वित्त आयोग में 1.075% था, जो 13वें वित्त आयोग 2010 से 15 में कम होकर के 2010 से 15 में ये और कम हो गया, कम होकर के 1.048 ये
जो 12वां वित्त आयोग था उसके अंदर तो था 1.075 और 13वें वित्त आयोग में 1.048 और कम हो गया, माइनस में चला गया। ये इनका वित्त प्रबंधन था। ये जो बात कर रहे हैं ना, कहा वित्त प्रबंधन ठीक नहीं है, वित्त प्रबंधन ठीक नहीं, ये इनका वित्त प्रबंधन था। ये 1.048% रह गया। 16वें वित्त आयोग में 2026-31 में यह हिस्सेदारी बढ़ करके 1.361% हो गया, जो प्रदेश के इतिहास में अब तक की सर्वाधिक वृद्धि है। यह आर्थिक प्रबंधन की बात कर रहे हैं, उसके ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं। ये आंकड़ा इनके सामने है। साथियों, 13वें वित्त आयोग की रिपोर्ट से राज्यों को केंद्रीय करों में मिलने वाले हिस्से में हरियाणा राज्य 20वें स्थान पर यह था। 13वें वित्त आयोग में 13वें वित्त आयोग में जो केंद्रीय करों में हिस्सेदारी थी हरियाणा की, वो 20वें स्थान पर था। 14वें वित्त आयोग में यह 17वें स्थान पर था। 15वें वित्त आयोग में यह 21वें स्थान पे था। ये प्रबंधन की बात कर रहे हैं, आपके सामने है कि आर्थिक प्रबंधन किसका ठीक था, किसका नहीं ठीक था। और 16वें वित्त आयोग में आज ये देश के अंदर पहले स्थान पर है। देश में पहले स्थान पर हरियाणा है। ये वित्त प्रबंधन की बात कर रहे हैं, कितना हमारा प्रबंधन सही है। साथियों, केंद्रीय करों में हरियाणा की है बढ़ती हुई हिस्सेदारी हमारी सरकार की ये मजबूत वित्तीय विश्वसनीयता और प्रभावी नीति का ये प्रमाण है, जो केंद्रीय करों में हमारी हिस्सेदारी बढ़ रही है। अब मैं विपक्ष के साथियों से ये कहना चाहूँगा कि आप ही बताएं, अगर शासन और नीयत सही ना होती तो हरियाणा को यह जो भरोसा बढ़ा है हरियाणा के ऊपर, संसाधन हमें कैसे मिलते अगर ये भरोसा ना बढ़ता। भरोसा बढ़ा है, हमने करके दिखाया है, वित्तीय प्रबंधन हुआ है, तभी हम देश में नंबर 1 स्थान के ऊपर आए हैं। और ये कह रहे आर्थिक प्रबंधन ठीक नहीं है। बस ये देख देते तो नहीं है क्या स्थिति है, बस बोल दे यहाँ बैठ का, ये जब मैं सामने आ जा फिर अपना बात ही करनी हो। आप भी नहीं पूछते तो कुछ भी, भाई ऐसे कर का विषय है, पूछना चाहिए। मित्रों, मैं आप लोगों के आम लोगों के जीवन से जुड़े कुछ गैर वित्तीय आंकड़ों पर भी मैं कुछ कहना चाहता हूं। साथियों, आज सरकार पर जनता का भरोसा केवल बड़ा नहीं है केवल, अपितु इसे एक नई पहचान भी मिली है, एक अलग पहचान भी मिली है। इसी का परिणाम है कि हरियाणा को आगे बढ़ाने के निरंतर मौके मिल रहे हैं। साथियों, विपक्ष बार बार बेरोजगारी के विषय पर बोलता है। कहा बेरोजगारी होगी, बेरोजगारी फैलेगी, का रोजगार नहीं मिल रहा, आपके सामने है। आप वो इस प्रकार के आंकड़े प्रस्तुत करता रहता है, बोलता रहता है। मैं उन्हें ये बताना चाहूँगा कि मई 2025 में नीति आयोग की जो रिपोर्ट प्रकाशित हुई थी, नीति आयोग के जो वर्किंग पेपर की रिपोर्ट, उसके अनुसार मई 2025 में 2004 से 5 में हरियाणा में लगभग 90,61,000
लोग सरकारी व गैर सरकारी क्षेत्रों में कार्यरत थे। सरकारी और गैर सरकारी क्षेत्रों में 90,61,000 हमारे युवा कार्यरत थे, लोग काम कर रहे थे। जबकि वर्ष 2014-15 में हरियाणा में यह आंकड़ा घटकर, इन्हीं की सरकार थी, इनकी सरकार में आंकड़ा घटकर के बेरोजगारी का ये 86,93,000 हो गया, कम हो गया। मुझे ये खुशी भी है बताते हुए कि इसी रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 में 1,10,00,000 लोग विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत थे। 1,10,00,000 लोग, ये 23-24 के रिपोर्ट के अनुसार। इसी प्रकार जहां वर्ष 2014-15 में 2004 से 14 के बीच 2004 से 14 के बीच लगभग 3,68,000 लोगों को अपना रोजगार गंवाना पड़ा। इनके कार्यकाल में रोजगार गंवाना पड़ा 3,68,000 लोगों को। ये 2004 से लेकर के 2014 के बीच में ये जो बात कर रहे हैं। और वहीं अगर हम देखें 2023-24 तक लगभग 27 लाख लोगों को रोजगार के नए अवसर प्रदान हुए हैं। 27 लाख लोगों को। मित्रों, शिक्षा क्षेत्र में भी अगर हम बात करें, वर्ष 2004 से 14 की अवधि में उच्च शिक्षा में ग्रॉस इनरोलमेंट रेशो लगभग 27% था। जबकि वर्ष 2015 से 25 की अवधि के दौरान यह बढ़कर 34% हो गया। 15 से 25 की अवधि के दौरान ये 34% हो गया। और इसी प्रकार अगर हम देखें वर्ष 2005 से 2014 की अवधि के बीच प्रदेश में लगभग 45 विश्वविद्यालय थे। जबकि वर्ष 2015 से 25 की अवधि के बीच ये 80 नए विश्वविद्यालय प्रदेश में स्थापित किए गए। मित्रों, शिक्षा स्तर में ये लगातार कमी की बात कर रहे हैं। मैं उनसे पूछना चाहूंगा, क्या ये आंकड़े ये शिक्षा स्तर में हुई वृद्धि नहीं दर्शा रहे? अगर आप लोग देखेंगे कि एक मिशन मोड में काम किया गया कि हमारी बेटियों को हर 20 किलोमीटर के ऊपर एक राजकीय महाविद्यालय मिलना चाहिए, मिल गया ना, हर 20 किलोमीटर के ऊपर ये दिया है। सरकार की ये नीति, सरकार की नियत गति से काम कर रही है, ये उसको दर्शाते हैं। साथियों, वित्त विभाग द्वारा जारी व्हाइट पेपर के अनुसार राज्य का अपना राजस्व, राज्य का जो अपना राजस्व है वो 2013-14 में 25,567 करोड़ रुपए था। ये 13-14 में 25,567 करोड़ रुपए था। जबकि 2024-25 में राज्य का अपना राजस्व बढ़ करके ये 70,943 करोड़ रुपए हो गया। 70,943 करोड़ रुपए। साथियों, वर्ष 13-14 में की तुलना में अगर वर्ष 2024-25 में लगभग अगर उसका अंतर हम देखें 52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है।
52,376 करोड़ रुपए की वृद्धि हुई है, अगर इसका अंतर हम देखें। मित्रों, आरबीआई के डेटा, एनएसएसओ के रोजगार एवं बेरोजगारी सर्वेक्षण तथा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे की रिपोर्ट के अनुसार शहरी बेरोजगारी में वर्ष 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग, 2004-05 में हरियाणा की रैंकिंग ये 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में, 37 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में ये 17वें स्थान पर थी 2004-05 में। यह वर्ष 2023-24 में हमने इसके ऊपर गति से काम किया है, इसको सुधार करके 8वें स्थान पर ये आ गई है। कहाँ 17, ये कह रहे हैं ना, ये इनके प्रबंधन की बात थी, इनकी व्यवस्था की बात थी, हमारी व्यवस्था की भी ये बात है। और इसी प्रकार ग्रामीण बेरोजगारी में हरियाणा की रैंकिंग वर्ष 2004-05 में 22वें स्थान पर थी, जो कि वर्ष 2023-24 में सुधर कर ये 15वें स्थान पर आ गई है। साथियों, पिछले कुछ सालों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा है, हम सब देख रहे हैं। नहीं तो इस प्रकार का दुष्प्रचार किया गया, कहा जी इंडस्ट्री बाजगी, कहा इंडस्ट्री बंद होगी। भाई कई बार परिस्थितियां भी हो जाती हैं। एक व्यक्ति है प्रिंसिपल एम्प्लॉयर, एक व्यक्ति है, अगर किसी को दुर्घटना होगी तो दिक्कत आ जाती है। एक व्यक्ति करने वाला है, दिक्कत आ जाती है। अरे इस प्रकार की बातें कर रहे हैं, कहा जी इंडस्ट्री तो कहा बंद हो गया, दुष्प्रचार किया गया, लोगों के अंदर भ्रम की स्थिति पैदा की गई, लोगों को भयानक सपने दिखाने का काम आजकल विपक्ष कर रहा। और मैं ये कहना भी चाहूंगा कि देखिए, विपक्ष ने झूठ की दुकान खोल ली हुई है, इसको ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं देना चाहिए, क्योंकि अब पता चल गया है देश के लोगों को कि इनकी दुकान के अंदर कुछ नहीं है, झूठ का सामान है। जब कह दे ना भी ये चाइनीज सामान है, कहा पता नहीं चलेगा भी नहीं चलेगा, वो सामान लियो घूम रहे ये तो। साथियों, पिछले कुछ सालों में हरियाणा का औद्योगिक विकास तेजी से बढ़ा है। आज राज्य देश के बड़े औद्योगिक राज्यों में गिना जाता है। ये तो चर्चा कर रहे हैं लोग, परंतु ये करे कहा इंडस्ट्री नहीं आई है, ये अभी भी उसने मान रहे हैं। मैं ये बताना चाहूंगा कि वित्त वर्ष 2023-24 में हरियाणा का औद्योगिक उत्पादन 11.08 लाख करोड़ रुपए था, 11.08 लाख करोड़ रुपए रहा, जिससे राज्य देश में चौथे नंबर पर है, देश में चौथे नंबर पर। साथियों, ये दिखाता है कि हरियाणा में उद्योगों का आधार मजबूत हुआ है, और ये उल्टा कह रहे हैं। साथियों, हर फैक्ट्री से होने वाला उत्पादन औसतन 15,549 लाख रुपए रहा है, 13,549 लाख रुपए रहा है, जो देश के औसत से करीब 2 गुना है। और इसी तरह हर कर्मचारी से होने वाला उत्पादन 93 लाख रुपए रहा है, 93 लाख रुपए रहा है, जबकि देश का औसतन 78.2 लाख रुपए है, अगर देश की हम पूरे बात करें। साथियों, इसका मतलब साफ है
कि हरियाणा में श्रमिक ज्यादा कुशल हैं और बेहतर तरीके से काम भी कर रहे हैं। साथियों, जो पैसा उद्योगों में लगाया जा रहा है उससे ज्यादा आर्थिक फायदा निकल रहा है, ज्यादा फायदा हो रहा है। देश के कुल औद्योगिक मूल्य में हरियाणा की हिस्सेदारी 6.2% है, 6.2% है। इससे साफ होता है कि राज्य का औद्योगिक विकास मात्रा के साथ साथ गुणवत्ता और उत्पादकता के मामले में भी मजबूत हुआ है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने अभी चर्चा की है, उन्होंने देश के सभी इंडस्ट्रियलिस्ट से भी आग्रह किया है। अभी जो मदर डील हुई है या अमेरिका ने टैरिफ कम किए हैं, हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट के लिए एक बड़ा सुनहरा अवसर आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी लेकर के आए हैं, क्योंकि अमेरिका ने भी टैरिफ कम किए हैं, उधर यूरोप के साथ समझौता हुआ है। उसके अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने इंडस्ट्रियलिस्ट से यह आग्रह किया कि हमारा माल अगर विश्व की मार्केट में जाए तो भारत के माल के ऊपर उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। हमारा ऐसा माल जाए, ऐसा ना जाए कि भाई ये तो चाइनीज है, पता नहीं कब खराब हो जाए। विश्वसनीयता खराब नहीं होनी चाहिए, उसका विश्वास बढ़ना चाहिए। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने आग्रह किया है कि हमें अवसर मिला है ये आगे बढ़ने का और हम गति से इसमें आगे बढ़ें। मित्रों, सरकार ने उद्योग एवं श्रमिक के बीच सहयोग एवं समन्वय बनाए रखने के लिए हमने उद्योग श्रमिक मैत्री परिषद उसका गठन किया है, जिसकी पहली बैठक 11 फरवरी 2026 को आयोजित की गई। इस तरह का यह पहला जो मैत्री परिषद है जो किसी राज्य में नहीं बनाया है, किसी ने भी नहीं बनाया, ये पहला हरियाणा के अंदर बना है, ताकि उद्योगों के अंदर जो हमारे श्रमिक भाई हैं और इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो मिलकर के उनकी विश्वसनीयता और उनकी मुहर वो मजबूत लगे, दोनों का विश्वास अविश्वास ना हो, विश्वास बढ़े। उसको लेकर के हमने उद्योग श्रमिक मैत्रिक परिषद इसका गठन किया है। साथियों, इस परिषद का उद्देश्य है प्रदेश में औद्योगिक विकास को गति प्रदान करना और उद्योग एवं श्रमिक परिवार के बीच में समन्वय बनाए रखना, ये इसका मेन उद्देश्य है। और इसके साथ ही यह परिषद बजट में घोषित नीतिगत निर्णयों की भी समीक्षा करेगी। मित्रों, इसकी नियमित बैठकें हर एक तिमाही भी होती रहेंगी। यह परिषद कामगारों की उत्पादकता, औद्योगिकरण, विकसित हरियाणा के विषय में भी ये काम करेगी। हरियाणा में वर्ष 2015 में 7 के बाद एमएसएमई ने तेज रफ्तार पकड़ी है। मैं इसके ऊपर भी बताना चाहता हूं, क्योंकि विपक्ष कई प्रकार से बोलता है कि रोजगार नहीं है जी, बेरोजगारी फैल गई ज़्यादा। मैं उनको भी आईना दिखाना चाहता हूं। हरियाणा में वर्ष 2015 में 15 के बाद एमएसएमई सेक्टर के ने तेज रफ्तार पकड़ी है। आज यह रोजगार और औद्योगिक विकास का मुख्य आधार ये बना है। साथियों, वर्ष 2004 से 2014 के दौरान एमएसएमई जो गतिविधियां सीमित थी और उस समय करीब 33,000 एमएसएमई इकाइयां दर्ज थी।
33,000, ये 2004 से लेकर के 2014 के दौरान एमएसएमई की जो इकाइयां का रजिस्ट्रेशन था वो 33,000 था। और इसके बाद वर्ष 2015 से 2025 की अवधि में उद्यम और उद्यम पंजीकरण पोर्टल पर ये 20 लाख से अधिक हैं, 20 लाख से अधिक। इनके समय में 2004 से लेकर के 2014 मात्र 33,000 और 2015 से लेकर के 2025 20 लाख से ज्यादा। आप देखिए एक बहुत बड़ा इसके अंदर अंतर है। 20 लाख से ज्यादा एमएसएमई रजिस्टर्ड हुए हैं पोर्टल के ऊपर। इनमें बड़ी संख्या में छोटे कारोबार औपचारिक व्यवस्थाओं से जुड़े हुए हैं। मित्रों, रोजगार के मोर्चे पर एमएसएमई सेक्टर का योगदान साफ दिखता है। लोगों को जो रोजगार देने में महत्वपूर्ण भूमिका है एमएसएमई सेक्टर्स की है। वर्ष 2014 से 2024 के बीच एमएसएमई सेक्टर में करीब 38 लाख नए रोजगार के अवसर बने हैं। 38 लाख नए रोजगार के अवसर बने हैं। और इसी दौरान राज्य का कुल औद्योगिक रोजगार वर्ष 2018-19 में ये 10,16,000 से बढ़कर ये 23-24 में 11,91,000 हो गया है। मित्रों, आज देश के एमएसएमई इकोसिस्टम में हरियाणा की हिस्सेदारी करीब 9 से 10% है। ये आंकड़े साफ दिखाते हैं कि एमएसएमई सेक्टर्स हरियाणा के आर्थिक और औद्योगिक विकास का ये मुख्य स्तंभ हैं। ये स्पष्ट इससे साफ ये आंकड़े बताते हैं। साथियों, गत 13 व 14 फरवरी 2026 को मुझे दिल्ली में आयोजित ईटी नाउ ग्लोबल बिजनेस समिट में हरियाणा का प्रतिनिधित्व करने का भी मुझे वहां अवसर मिला है। इस दौरान हमने कई बड़ी वैश्विक कंपनियों से सकारात्मक चर्चा भी हुई है। एडवांस मैन्युफैक्चरिंग, फाइनेंशियल सर्विसेज, क्लीन एनर्जी और टेक्नोलॉजी और मोबिलिटी, एजुकेशन और ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स जैसे क्षेत्रों में निवेश को लेकर के गंभीर रुचि देखने को वहां मिली है। लोग इस बात को लेकर के उत्साहित हैं कि हम हरियाणा में अपना कारोबार करना चाहते हैं। लोगों में ये जिज्ञासा वहां दिखी है। साथियों, इस कार्यक्रम में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी से भी मेरी मुलाकात वहां हुई है, उन्होंने जिस भारत को विश्व व्यापार में मजबूत और अप्रैल 2024 से मार्च 2025 के बीच हरियाणा का कुल निर्यात ये 19.10 बिलियन $US भी रहा है। साथियों, यह दर्शाता है कि हमारा राज्य निवेश और निर्यात दोनों क्षेत्रों में मजबूती से आगे बढ़ रहा है। ये इससे पता चलता है। साथियों, अगर हम देखें 2015 से 2024 हरियाणा से कुल 132 बिलियन $US का एक्सपोर्ट हुआ है।
इससे पहले 10 वर्षों में 2004 से 2014 तक केवल 61.60 बिलियन US डॉलर था। आपके सामने है परिस्थिति क्या है। 2015 से 24 132.13 बिलियन US डॉलर, और इनके 10 वर्षों में 2004 से 2014 ये 61.60 बिलियन US डॉलर। हमारी सरकार गति से प्रदेश को मोदी जी के नेतृत्व में आगे बढ़ा रही है। साथियों, 8 अक्टूबर 2025 को मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल को हमने इंटीग्रेटेड फर्टिलाइजर मैनेजमेंट सिस्टम के साथ उसको जोड़ा है। साथियों, उर्वरक वितरण की पारदर्शिता में इससे सुधार हुआ है। इससे केंद्र सरकार को उर्वरक सब्सिडी में 709 करोड़ रुपए की, जो केंद्र सब्सिडी देता है, 709 करोड़ रुपए की बचत हुई है, जिसके लिए समस्त हरियाणा व हरियाणा वासी हमारे किसान भाई बधाई के पात्र हैं। साथियों, भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रकाशित RBI हैंडबुक ऑफ स्टैटिस्टिक्स ऑन इंडियन स्टेट्स में उपलब्ध आंकड़ों के अनुसार हरियाणा में वर्ष 2014 से 16 में मात्र मृत्यु दर 101 थी। 14 से 16 ये मात्र मृत्यु दर 101 थी, जो वर्ष 2021 से 23 में ये सुधरकर 89 रह गई। कहाँ 101 थी, कहाँ 89। हमने इसके अंदर गति से बड़ा सुधार किया है। और इसी प्रकार वर्ष 2014 में शिशु मृत्यु दर 36 थी। 2014 में शिशु मृत्यु दर ये 36 थी, जो वर्ष 2023 में कम होकर 26 रह गई है। साथियों, नेशनल हेल्थ फैमिली सर्वे NFHS के तीसरे संस्करण 2005 से 6 के अनुसार 6 से 59 माह आयु वर्ग के 72.3% बच्चे एनीमिया से ग्रसित थे, जबकि NFHS 5 2019 से 20 के अनुसार यह संख्या घट करके 70.4% रह गई है। कहाँ 72.3 थी, कहाँ 70.4 आ गई है। और इसी प्रकार 15 से 49 वर्ष आयु की हमारी गर्भवती महिलाओं में एनीमिया की व्यापक और NFHS 3 जो 2005-6 में ये 69.7% थी, जो NFHS 5 2019 से 21 में घटकर ये 56.5% रह गई है। साथियों, हरियाणा की विकास यात्रा केवल वर्तमान की आवश्यकताओं तक सीमित नहीं है, बल्कि भविष्य की चुनौतियों को ध्यान में रखकर हम आगे बढ़ रहे हैं। साथियों, चाहे फिर प्राइमरी क्षेत्र हो, सेकेंडरी क्षेत्र हो या टर्शरी क्षेत्र हो, हर क्षेत्र में राज्य सरकार विकास के नए अवसर पैदा कर रही है। साथियों, आगामी बजट में सरकार भविष्य के दृष्टिकोण को अपनाते हुए आगे बढ़ेगी। जहाँ तक कम होती जमीन, कम होता पानी,
और घटते हुए संसाधनों और तेजी से बदलती तकनीक को चुनौती नहीं बल्कि अवसर के रूप में लिया जाएगा। साथियों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि हरियाणा आज केवल विकास ही नहीं कर रहा, वह 2047 तक विकसित हरियाणा के रोड मैप को तैयार कर रहा है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। चंडीगढ़ में सूबे के सीएम नायब सिंह सैनी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से हुए रूबरू। 20 फरवरी से बजट सेशन होगा, सूबे के सीएम ने जानकारी दी है। 2 मार्च को बजट प्रदेश का पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने मीडिया से रूबरू होते हुए ये बात कही है। एआई चैटबॉट के जरिए लोगों ने सुझाव दिए हैं बजट को लेकर। उन्होंने कहा कि सभी सुझाव जो है एआई चैटबॉट के द्वारा लिए गए हैं। सीएम नायब सैनी ने आने वाले बजट को लेकर बात कही, कहा कि बजट सेशन की शुरुआत हो जाएगी। 20 फरवरी को बजट सत्र की शुरुआत, 2 मार्च को पेश होगा बजट और सभी की निगाहें इस पर टिकी हुई हैं। बजट को लेकर 13 बैठकें की गई हैं। सूबे के सीएम ने ये जानकारी दी है। कहा है कि जनता द्वारा, आवाम द्वारा जो है सुझाव लिए गए हैं एआई चैटबॉट के जरिए। आप कह रहे हैं जीडीपी बढ़ी है, अगर जीडीपी बढ़ी है, प्रदेश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ी है, तो कर्ज भी कम हुआ होगा सर। देखिए, मैंने ये बताया है इसके अंदर, जब राजकोषीय घाटे के ऊपर मैं चर्चा कर रहा था कि हमने उसको कम किया है। इनके समय में भी 3% था, वो तो हमारे समय में भी 3% है। इनके समय में वो ज्यादा था, हमारे समय में कम हुआ है। हमने जो जिस इनकी रेशो थी लोन लेने की, हमने उससे कम लिया, उसको पर अंकुश लगाया है। ये मैंने कहा है कि अफवाह फैलाते रहते हैं, और मैंने पीछे विधानसभा के अंदर पूरी डिटेल में उत्तर दिया था, अब भी दे देंगे हम। सीएम साहब, सर हरियाणा में निवेश कितना आया है विदेशों से, दुनिया इंडस्ट्रीज के लिए निवेश कितना किया? लगातार लोगों की बाहर से जो बड़े प्लेयर्स हैं इंडस्ट्रियलिस्ट के, उनकी भी बड़ी रुचि हरियाणा के अंदर इंडस्ट्री के अंदर है लगाने की। पिछले दिनों मैं जब जापान की मेरी विजिट थी, वहां पर लगभग 5000 करोड़ रुपए के MOU साइन हुए थे, और उसमें से भी लगभग काफी संख्या के अंदर लोगों ने यहाँ जमीन भी देख लिया, उसके ऊपर गति से काम चल रहा है। हमने अपने बजट के अंदर 10 नए IMTs की बात कही थी। 10 नए IMTs के अंदर भी गति से काम चल रहा है, और लगभग 6 IMTs के ऊपर हम चिन्हित कर चुके हैं, क्योंकि लोगों का बड़ा, जब हमारे पास जमीन होगी तो हम लोगों को और ज़्यादा संख्या में आमंत्रित कर सकेंगे पूरे देश से, और ऑल ओवर वर्ल्ड लोगों का रुझान है कि हरियाणा जैसा स्टेट है उसके अंदर हम इंडस्ट्री लगाएं, क्योंकि अभी हमारे इंडस्ट्री जो पॉलिसीज हैं वो पॉलिसीज भी आने वाली हैं, आपके सामने आ जाएगा, जिसके अंदर लोगों का और ज़्यादा रुझान बढ़ेगा। सीएम साहब, एक सवाल, आप एज अ फाइनेंस मिनिस्टर प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, पर आप स्टेट के मुखिया भी हैं। आप हरियाणा की इकोनॉमी को पंजाब की इकोनॉमी के साथ कैसे कंपेयर करते हैं? दूसरा मेरा सवाल ये है, पंजाब में इलेक्शन आने वाले हैं जल्दी, आप क्या समझते हैं हरियाणा का जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट मॉडल है, या मोदी मॉडल है, या बीजेपी का मॉडल है, वो पंजाब में असेंबली इलेक्शन में कितना कारगर होगा? आपने ठीक क्वेश्चन किया है। मैंने आपको पूरी डिटेल में बताया है, क्योंकि हमारे यहाँ कांग्रेस की सरकार थी 10 साल पीछे, 2004 से 14। मैंने उनका जो आर्थिक प्रबंधन था उसके बारे में डिटेल में आपसे बात रखी है। उस आर्थिक प्रबंधन का हमने कितना बड़ा सुधार किया है। आज हरियाणा देश के अंदर नंबर 1 के ऊपर आया है। पंजाब के अंदर क्यों नहीं कर सकते हम? क्योंकि पंजाब में कांग्रेस की सरकार रही है, वहां तो आर्थिक प्रबंधन लचर पचर हो जाना, उनकी तो नीतियां हैं ये। और अब सरकार दूसरी है, वो भी उसी की मासी है, इसी की मासी है कांग्रेस की। जो पंजाब में अब सरकार है, दोनों एक जगह बैठते हैं।
अंदर तो कमरे में बैठते हैं, बाहर एक दूसरे के खिलाफ हो जाते हैं। अब आपने तो उदाहरण देखा, हमारे यहाँ तो समझौता ही कर बैठे थे, कई जगह इंडी गठबंधन के अंदर मंचों के ऊपर साझा किया है मंच। परंतु पंजाब के अंदर हम आएंगे और मैं आपको बताना चाहता हूं, हम वहां भी इस आर्थिक प्रबंधन का सुधार करेंगे, जिससे कि हमारा पंजाब का सूबा नंबर 1 का बने, जो पहले था। इसको और कोई नहीं बना सकता। इसको अगर कोई बनाएगा तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार बनाएगी। इन्होंने तो वादा कर दिया था महिलाओं के साथ, कहा जी 1000 रुपए देंगे, अब तक दिया भी नहीं है। ये तो भूल जा, 5 साल हो गए। और मैंने आपको उदाहरण दिया था, मैंने कहा था कि हमने पहले ही बजट में 5000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया था, और हम दे रहे हैं ना 2100 रुपए दे रहे हैं ना। बस फिर भाई देख, आप व्यवस्थाएं ठीक करनी चाहिए उनको। लोग देख रहे हैं, ऐसा नहीं है, मेरे को भी पता, मैं जहां जाऊं वहां से उन प्रताड़ित लग जा कारण कहा ना बुलाओगा। भाई ये थोड़ी अभी जो हम कर रहे हैं वहां के लोगों को नहीं पता, सारे लोग जानते हैं। उनको ये पता भी 24 फसलों पर MSP दे रहे हैं। उनको ये भी पता है कि अगर प्राकृतिक आपदा में फसल खराब हो जाती है, हरियाणा सरकार तुरंत किसान को पैसा दे रही है, उसका मुआवजा दे रही है। परंतु इनके यहाँ क्या था, यहाँ का मुख्यमंत्री तो बोलता है कि मैं 20,000 रुपए एकड़ दूंगा, और पार्टी का जो मुखिया है वो जाकर के बोलता है दूसरे राज्य के अंदर, कहा जी हमारे मुख्यमंत्री ने 50,000 दे दिए। ये लोग समझते नहीं, आजकल सोशल मीडिया के जमाने सब देख रहे हैं, उसकी बात को भी सुन रहे हैं कि उसने वहां जाके क्या बोल लिया और यहाँ क्या दिया। अभी तक किसी को कुछ नहीं मिला। सीएम साहब, अंकित हाँ बताए। अंकित जी, मैंने कहा तो था आपने, ये झूठ की दुकान खोल कर बैठते हैं। मैंने कहा था ना, ये झूठ की दुकान खोल कर बैठते हैं, उस समय कितना झूठ बोल लिया जा, बस उसके ऊपर काम करते हैं। बाकी तो मुद्दा तो कोई है नहीं इनके पास। एक सर सीएम साहब, एक आखिरी सीएम साहब, HPSC में नौकरियों को लेकर विपक्ष लगातार मुद्दा उठाता है कि बाहरी लोगों को नौकरियां दी जाती हैं। इस पर क्या है सर? आप कह रहे हैं कि झूठ की दुकान खोल रखी है, इसमें कितना झूठ और कितना सच है कि बाहर के लोगों को हरियाणा में नौकरी दी जा रही है? देखिए, इसके ऊपर मैंने पहले भी कहा था, हमारी सरकार ट्रांसपेरेंसी से काम कर रही है। मेरे हरियाणा के बच्चे पंजाब में सर्विस लगे हुए हैं, मेरे हरियाणा के बच्चे उत्तर प्रदेश में सर्विस में लगे हुए हैं, मेरे हरियाणा के बच्चे राजस्थान में सर्विस में लगे हुए हैं, मेरे हरियाणा के बच्चे विभिन्न राज्यों में वहां की सरकार की सर्विस में लगे हुए हैं। मैंने कहा ना कि झूठ की दुकान आ, आंकड़े हैं हमारे पास, आंकड़े हैं हमारे पास। अगर हमारे बच्चे बाहर लग सकते हैं तो बाहर के बच्चे यहाँ क्यों नहीं लग सकते? सर सीएम साहब, एक सवाल है, वित्त मंत्री के रूप में आप दूसरा बजट से एक सेकंड मुख्यमंत्री जी इधर वित्त मंत्री के रूप में जी वित्त मंत्री के रूप में आप ये दूसरा बजट पेश करेंगे, और जब भी बजट बनता है सरकार का तो राज्य की जनता को आशा रहती है कि कुछ रियायत आएगी, कुछ मिलेगी हमें। तो इस बजट में कुछ ऐसी रियायत लोगों की, उनका जो आम आदमी का जीवन सहूलियत से भरे इस बजट से, उसके लिए क्या कर रहे हैं? और जो लोग बैठे हैं पत्रकार साथी, उसके लिए भी कुछ बजट में प्रावधान कर रहे हैं सहूलियत के लिए? 2 तारीख को आपको सवेरे बुलाऊंगा मैं हरियाणा विधानसभा में सबनों, पहला आपनों चाय पिलाऊंगा। जी आखिरी सर जब बजट आता है विपक्ष हमेशा 2-3 लाइनें बोलता है, ऊंट के मुंह में जीरे के समान है, खोदा पहाड़ निकली चुईया, कर्ज लेकर घी पी रहे हैं। इस बार क्या कहेगा विपक्ष? यही है, 2-3 शब्द ही हैं। इस बार कुछ नया? ये तो आप पूछ सकते हैं।
आखिरी का। सीएम साहब 17 अक्टूबर 2024 को शपथ ग्रहण के बाद 18 अक्टूबर को 25,000 बच्चों को नौकरी ज्वाइन कराई थी, उसके बाद आपने ज्वाइन किया था। ये आपने आज की बजट सबसे पहले संकल्प पत्र का पहला संकल्प बताया। जिस ग्रुप सी के और डी के बच्चों को नौकरी आपने दी थी पहले, उन बच्चों का आज तक वेटिंग लिस्ट जारी नहीं हुई। पहले आपसे जो सवाल पूछा था आपने कहा था वैधता का इशू है, लेकिन चीफ सेक्रेटरी ने जो चिट्ठी भेजी है उसमें वैधता का सवाल नहीं उठाया, उसमें कहता है वेटिंग लिस्ट बन नहीं सकती। तो सभी बच्चे आपसे मिलते रहे, खुल्लर साहब से भी मिलते रहे और वेटिंग लिस्ट बनने की बात होती रही। तो एक तो विषय सब बच्चे जाना चाहते हैं वेटिंग लिस्ट का, और आगे क्योंकि सीईटी के बाद पहली भर्ती हुई है जिसमें वेटिंग लिस्ट नहीं है, तो इसमें क्या चेंज होगा? दूसरा जो एचपीएससी का आपने जवाब दिया, एक सवाल और एचपीएससी का आपने कहा हरियाणा के बच्चे हिमाचल में भी यूपी में नो डाउट, उसमें जो जनरल कैटेगरी में कोई कहीं का बच्चा कहीं भी अप्लाई कर सकता है और मेरिट पे उसका सिलेक्शन होता है, लेकिन जो पद रिक्त रह जाते हैं पूरे बच्चों की भर्ती नहीं हो रही, इशू ये आ रहा है। तो इस पे आपने जो भी कोई सरकार का फैसला करने के कहीं पद रिक्त ना रहे, जितने पद बच्चों विभागों ने बेचे उन पे सब पे भर्ती हो, इसे मैं जानना चाह रहा हूँ। नहीं, हम इसके ऊपर लगातार वैकेंसी निकाल रहे हैं। अभी भी 12,500 वैकेंसी के फार्म, 5500 तो पुलिस के और अन्य भर्तियों के फार्म भर रहे हैं। अभी भी 12,500 भर्तियों का सिलसिला चालू है, जारी है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ वो तो एक बटन से 25,000 को मिली थी, और अगर हम इस साल की बात करें तो लगभग 35-36 हज़ार बच्चों को हम नौकरी दे चुके हैं इस साल में। और जो वेटिंग लिस्ट की आपने बात कही है, वेटिंग लिस्ट हम उसके अंदर बनाएंगे, क्योंकि कई बार जब स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं उसका एक टाइम पीरियड होता है, और उस टाइम पीरियड के बाद अगर कोई खाली होती है तभी उसके अंदर वेटिंग लिस्ट जारी होती है, ऐसे जारी नहीं होती लिस्ट। नहीं, देखिए उसका एक टाइम पीरियड होता है, मुख्यमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी, सीएम साहब, पलवल में कई बीमारी से कई मौतें हुई हैं, इसको लेकर सरकार क्या कर रही है और अब तक जांच जो की गई है उसमें क्या सामने आया है? क्या पलवल में बीमारी से कई लोगों की मौत हुई है, वहां जांच भी कराई गई, लेकिन उसमें क्या सामने आया अभी तक ये क्लियर नहीं हुआ सर। देखिए वहां तुरंत हमारी पूरी की पूरी टीम वहां गई है और सारा चेक किया है, लोगों को भी वहां गांव के अंदर जाकर के उनसे बातचीत किया है, और उसके ऊपर हमारा प्रशासन पूरी मुस्तैदी से वहां, चाहे डॉक्टर्स की है बात है, उसके अंदर पहुंचे हैं। परंतु कई बार कोई दिक्कत आ जाती है किसी उसके अंदर, वो देख रहे हैं। थैंक यू, धन्यवाद बहुत बहुत। सभी आप सादर आमंत्रित है भोजन के लिए। सीएम नायब सिंह सैनी ने यहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मीडिया से हुए रूबरू, मीडिया के सवालों का जवाब दिया, बजट के बारे में बात कही और कहा कि 20 फरवरी से बजट का सेशन होगा शुरू। 2 मार्च को बजट पेश होना है, हरियाणा की जनता को इसका इंतजार है। बजट को लेकर 13 बैठकें ऑलरेडी कर ली गई हैं। प्रदेश के मुख्यमंत्री ने कहा कि एआई चैटबॉट के जरिए सुझाव यहां पर दिए गए हैं, और इसके साथ ही उन्होंने बजट में उन सारी चीज़ों की इम्प्लीमेंटेशन को लेकर भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि हमने प्रदेश के लोगों से सुझाव बजट को लेकर मांगे हैं, जनता से अनेक सुझाव और एडवाइजेस मिल रहे हैं। महत्वपूर्ण सुझावों को बजट में शामिल किया जाएगा। बजट में शामिल करने की बात कही जा रही है आवाम की सजेशंस को। प्रदेश की जीडीपी लगातार बढ़ रही है, हरियाणा की प्रति व्यक्ति आय लगातार बढ़ रही है, यानी कि पर पर्सन इनकम यहाँ पर बढ़ाई गई है, ऐसा कहा जा रहा है। 2.5 गुना इनकम बढ़ाने की बात सूबे के सीएम ने कही थी। उन्होंने साफ कहा कि जो 20 फरवरी की तारीख आएगी, बजट सेशन की शुरुआत उसमें होगी।